हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के टॉपिक में आज हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर इन सीआर सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग। इसमें डायग्राम दिखाया गया है। इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सेल के साथ में मोर्स की के द्वारा डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करा गया है, अटैच किया गया है। ठीक है, जब हम इस मोर्स की को बंद करते हैं तो सर्किट में क्या आने लगती है, सेल स्टार्ट होने लगती है, जिससे कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगती है। अब हमने माना टी टाइम पर जो कंडेंसर है उसकी प्लेटों पर चार्ज कितना है, क्यू है, तथा सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आई है। ठीक है, तो टी टाइम पर कंडेंसर की जो प्लेट है उनके बीच जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, कंडक्टेंस है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये कंडेंसर चार्जिंग का अपोज करता है। ठीक है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू अपॉन सी। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ई माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर। ठीक है, ओम्स का लॉ तो तुम्हें पता है, वी बराबर आई आर। ई माइनस क्यू अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा, आर डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ पर आई की वैल्यू डी क्यू ओवर डी टी रखी है, ये कैसे निकली है, क्यू बराबर आई टी से। आई की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, इसका डिफरेंशियल करा है। जब चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, चार्ज क्या होना है, क्या होता है, बढ़ना यानी इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच जाएगा, टाइम के साथ वेरिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग वन, अब इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, इसमें से इसमें पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इससे हमारे पोटेंशियल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो पोटेंशियल हमारा क्या निकल कर आ गया, क्यू नॉट अपॉन सी। अब इसको हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी ई की निकल कर आई है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्यू की वैल्यू ई की जो वैल्यू आ गई क्यू नॉट अपॉन सी, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू फॉर्म निकल कर आ जाएगी। क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू ओवर डी टी। अब इसको हमने क्या करा, रीअरेंज कर लिया, क्यू की फॉर्म एक तरफ लिख ली और डी टी की फॉर्म एक तरफ लिख ली है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्म निकल कर आ गई, जैसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमने इनिशियल कंडीशन लगाई कि टाइम जीरो पर चार्जिंग हमारी कितनी हो रही है, जीरो है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करा, इसमें ये वैल्यूज पुट करी, पुट करने के बाद ये फॉर्म निकल कर आ गई, जहाँ से हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, जो क्या है, C1 है, इसको हमने अगेन पुट करा इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने के बाद ये फॉर्म आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लॉग की टर्म को एक तरफ लिखा है और टी की जो टर्म है उसको एक साइड ले गए। ठीक है, फिर सॉल्व करने के बाद ये आ गया, लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर ये जो लॉग है इसको एक्सपोनेंशियल लॉग के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर ये फॉर्म यहाँ तक आ गई। ठीक है, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, जैसे एलआर सर्किट में करी थी कैलकुलेशन, ऐसे ही सीआर सर्किट में कैलकुलेशन है। सॉल्व करने के बाद क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई कि इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस की टी अपॉन सी आर। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि सीआर सर्किट में कंडेंसर की चार्जिंग जो है एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ई की फॉर्म आ गई इसलिए। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 कंडीशंस लेंगे कि टाइम हमारा अगर इन्फिनिटी हो जाए या कुछ पर्टिकुलर टाइम हमने सीआर ले लिया, इस टाइम पर क्या होगा। ठीक है, टी बराबर इन्फिनिटी टाइम पर टी की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी रखी, इन्फिनिटी रखने पर यू नो वेरी वेल ए की पावर माइनस की इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। तो चार्ज को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, इन्फिनिटी टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने सेकंड कंडीशन ले ली, हमने माना कि टी जो टाइम हमारा कितना है, सी आर है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें टी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो सॉल्व करने के बाद ये निकल कर आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 क्यू नॉट। ठीक है, तो टी बराबर सी आर को सी आर सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं, अतः सी आर सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट वह टाइम है जिसमें चार्ज
बढ़ते यानी इंक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स हो जाता। तो ये क्या थी तुम्हारी कंडेंसर की चार्जिंग इन सीआर सर्किट। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग कैसे होती है। इसमें सर्किट वैसा ही बना हुआ है जैसे उसमें बना हुआ था कि कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा है और एक इसमें एक ईएमएफ लगाया है, मोर्स की के द्वारा इसको कनेक्ट करा है। उसमें क्या थी, ये बंद थी, अब इसको खोल दिया है, ये जो की है मोर्स की को खोल दिया है, ठीक है। तो सर्किट में कोई भी सेल प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। जब सर्किट में कोई सेल प्रोड्यूस नहीं होगी तो कंडेंसर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने माना कि टी टाइम पर जो कंडेंसर है उसकी जो प्लेट्स है उन पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन सी, ठीक है। जैसे उसमें निकाला था ऐसे इसमें आ जाएगा। यहाँ पर सी क्या रिप्रेजेंट किया, कंडक्टेंस को, और ये क्या है, चार्ज है, और ये पोटेंशियल है, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, कंडेंसर डिस्चार्जिंग का अपोज करेगा, ठीक है। अब देखो सर्किट में कोई तो सेल है ही नहीं, तो इसका ये क्या कहलाएगा, नेट ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। हमने माना टी टाइम पर करंट जो है आई है, तब ओम्स के लॉ से जो हमारा ईएमएफ निकल कर आया है, जो हमारा ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है दोनों की इक्वल रख देंगे, तो माइनस की क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसमें भी करंट की वैल्यू पुट कर दी है, क्यू बराबर आई टी से, इसके डिफरेंशियल करोगे डी क्यू बराबर आई डी टी, और फिर इसके बाद आई की वैल्यू निकालोगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इससे आई की वैल्यू इसमें कर दी है पुट, तो माइनस की क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू की फॉर्म एक तरफ लिख ली है और टी और कांस्टेंट की वैल्यू एक तरफ लिख ली है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करा है। इंटीग्रेट करने के बाद इनिशियल कंडीशन लगाइए कि टी टाइम जो हमारा जीरो है, तो हमारे चार्जिंग कितनी हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जा रही है, जो क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी उसमें है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी है। इसको पुट करने के बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आई, सी टी इज इक्वल टू लॉग क्यू नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करा, ठीक है। सी की वैल्यू इसमें पुट करी तो ये फॉर्म निकल कर आ गई। लॉग की टर्म एक तरफ ले गए और ये कांस्टेंट इधर ले गए, ठीक है। अभी लॉग एम माइनस एन का फॉर्म लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है। उसके अकॉर्डिंग लगा लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करा, ठीक है। तो ये फॉर्म निकल कर आ गई। फिर इसको एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है, एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। चेंज करने के बाद जो चार्ज की वैल्यू निकल कर आ गई, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस की टी अपॉन सी आर। तो डिस्चार्जिंग में हमारी ये फॉर्म निकल कर आई है, और चार्जिंग में क्या थी, चार्जिंग में ये फॉर्म थी कि इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस की टी अपॉन सी आर, ठीक है। अतः सी आर सर्किट में जो कंडेंसर है उसकी डिस्चार्जिंग क्या होगी, एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग होगी। हमने मान लिया टी बराबर इन्फिनिटी टाइम पर, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम ले लिया। इन्फिनिटी टाइम लेने से की पावर माइनस की इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, यानी इन्फिनिटी टाइम पर चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अतः चार्ज को अपनी जीरो वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमने ले लिया टी बराबर सी आर, ये कोई टाइम ले लिया, इस टाइम को इसमें पुट करा, पुट करने के बाद क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको और सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद क्यू की फॉर्म निकल कर आ गई, क्यू नॉट बाई 3। टी बराबर सी आर को सी आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अतः सी आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट सी आर वह टाइम है जिसमें कंडेंसर की प्लेट्स पर चार्ज डिक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 टाइम्स रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में दो कंडीशंस थी, ऐसे डिस्चार्जिंग में दो कंडीशन है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी ग्राफ देखेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसे आता है। इसमें क्या करा है, एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर चार्ज लिया है, ठीक है। अब हमें चार्जिंग करनी है, तो जीरो टाइम पर चार्ज हमारा कितना है,
ज़ीरो है। जैसे हम टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि कंडेंसर हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं, डिस्चार्जिंग को देख रहे हैं। डिस्चार्जिंग में क्या है, पहले हमने माना जो हमारा कंडेंसर चार्ज हो चुका था, अब वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो टी बराबर जीरो टाइम पर है ना, जीरो टाइम पर चार्जिंग कितनी है, क्यू नॉट है। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा कंडेंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्चार्ज होते होते इन्फिनिटी टाइम पर ज़ीरो होगा। और इसमें पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जो पॉइंट हमने बताए थे, ठीक है। बस ऐसा क्यों होता है कि कंडेंसर डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें कोई सेल तो है नहीं। जब सेल नहीं आ रही है तो वो जो स्टोर्ड चार्ज है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है कि वो इस लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर पाएगा। उसके बाद कितना भी हम वोल्टेज या फिर जो भी ईएमएफ है प्रोड्यूस करें या फिर लगाएं, उसके बाद वो चार्ज नहीं करेगा। और जैसे ही हम बाहर से जो हमने फील्ड लगाई है उसको हम हटा देते हैं, उसके बाद कंडेंसर क्या होता है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कंडेंसर में क्या होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या है, तुम्हारा कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। इसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने कंडेंसर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ा।